Section 125 is rights of indemnity holder. यहाँ पे सवाल है who is indemnity holder? Indemnity holder is the promisee in a contract of indemnity, यानी जिसके लॉस को ठीक करने का प्रॉमिस किया गया है तो उसे बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर। एक वर्ड और है इसके लिए, इंडेमनिफाइड, आपने याद रखना है। एक वर्ड और है इंडेमनिफाइड। सेक्शन 125 इज राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। आइए तो इसके राइट्स की लिस्ट बनाते हैं। तो यूजुअली राइट्स में मतलब क्या चीज होगी इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स में? Section 125 says that the indemnity holder is entitled, entitled मतलब indemnity holder is entitled यानी उसके लिए ये हकदार है। entitled मतलब हकदार। to recover from the promisor, to recover from the promisor। पहली चीज damages in suit। जो डैमेजेस पे करने पड़े किसी भी मुकदमे में इंडेमनिटी होल्डर को, डैमेजेस पे करने पड़े इंडेमनिटी होल्डर को, तो वो सभी डैमेजेस को इंडेमनिफायर पे करेगा, यानी प्रोमिसर पे करेगा। आप लिख लीजिए all damages, all damages which he may be compelled to pay in any suit, compelled to pay in any suit in respect of any matter in respect of any matter to which promise to indemnify applies. Promise to indemnify applies.
यानी जिस लॉस के लिए प्रॉमिस किया गया है वो लॉस हुआ है, तो इंडेमनिटी होल्डर को वो पैसा इंडेमनीफायर पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल, in a case of A and B, right? In case of A and B, C makes a promise to B. यानी अब इनके बीच में सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. सी कहता है भाई जो डैमेजेस तुमने ए को पे किए हैं, जो भी इस सूट में ए और बी के सूट में जो भी बी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे वो सी उसे पे करेगा. तो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट की डिक्री आई जिसमें कहा गया कि बी ए को 1000 रुपीज पे करेगा. तो ये 1000 की रिकवरी बी सी से करेगा, ऐसा सेक्शन 125 कह रहा है. डैमेजेस इन सूट, ऑल डैमेजेस which he may be compelled to pay. ही का मतलब कौन? इंडेमनिटी होल्डर. यहां पर ही का मतलब क्या है? इंडेमनिटी होल्डर. यानी जो पैसा इंडेमनिटी होल्डर को पे करना पड़ा, यानी जो पैसा वसूल किया गया इंडेमनिटी होल्डर से इन एनी सूट, किसी मुकदमे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, और उसके ऊपर एनी मैटर टू विच, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच प्रोमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज. यानी प्रोमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज यानी जिसके ऊपर, जिस लॉस के ऊपर इंडेमनिटी होल्डर ने, इंडेमनीफायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इंडेमनीफायर के साथ. तो जो भी डैमेजेस पे करने पड़े इंडेमनिटी होल्डर को, वो सारे पैसे की रिकवरी इंडेमनिटी. ठीक है, इसमें हमने माना कि बी इज इंडेमनिटी होल्डर. बी इज इंडेमनिटी होल्डर. तो बहुत अच्छे से आपने इस बात को सुनना है और हमेशा के लिए सुनना है. ठीक है, आपका किलिंग अप्रोच होना चाहिए. जो बात एक बारी सुन ली सो सुन ली. ठीक है, किलिंग अप्रोच के साथ नहीं सुनते आप. सुनते हो फिर भूल जाते हो, सुनते हो फिर भूल जाते हो. कभी किसी जौहरी को शाम को दुकान बंद करते हुए देखा है आपने? आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, आज शाम को जरूर जाना. देखो, अगर बात सुनकर मानोगे ना तो जिंदगी के अंदर मजा आ जाएगा. किसी जौहरी को दुकान बंद करते हुए देखना. जब आप किसी जौहरी को दुकान बंद करते हुए देखोगे तो देखना वो कितने प्यार के साथ, कितनी लगन के साथ, कितने फोकस के साथ अपनी दुकान को शाम को बंद करता है. वो एक एक चीज को काउंट करेगा, तिजोरी में रखेगा, फिर इंश्योर करेगा खुद को कि कोई सामान बाहर तो नहीं छूट गया. फिर क्या होगा? फिर वो सभी अपने भगवान को याद करेगा, थैंक यू बोलेगा गॉड को कि जो भी आज उसने कमाया. दुकान को बंद करेगा, एक डोर बंद करेगा, फिर वो दूसरा एक चैनल डोर बंद करेगा, फिर शटर गिराएगा, शटर गिरा के फिर ताले लगाएगा, और ताले लगा के भी डबल डबल चेक करेगा कि कोई ताला खुला तो नहीं छूट गया. कहने का मतलब है कोई भी काम आप अपने ऊपर ऊपर वाले मन से कर सकते हो, एक अपने अंदर वाले मन से कर सकते हो. तो जब एक पर्सन
अपने आभूषणों के लिए इतना फोकस्ड हो सकता है, ठीक है, और एजुकेशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके पास कुछ आभूषण रखे हैं दुकान में तो उसे वो इतने बड़े प्यार से रखता है, और आप एजुकेशन की क्या वैल्यू समझते हैं? दुनिया की कोई दौलत एजुकेशन को, ठीक है बेटा, एजुकेशन की बराबरी नहीं कर सकती। तो जब एक जौहरी अपने आभूषण इतने फोकस के साथ संभालता है, तो आप पढ़ाई क्यों नहीं उतनी फोकस के साथ संभालते? आपको सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ और आपके लिए भी बोल रहा हूँ। तो हम किसी भी चीज को इतने ध्यान से सुने या पढ़ें कि बस वो, है ना, मजा ही आ जाए, मतलब बस दोबारा भूले नहीं आपको एक बार सुनने के बाद। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसका, सेक्शन 125 का, जो भी डैमेजेस उसको पे करने पड़े इंडेमनिटी होल्डर को, कॉस्ट ऑफ सूट। तो जब आप कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ते हैं तो खाली पीली थोड़ी लड़ते हैं, कोर्ट आपसे फीस लेता है अपनी, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ सूट। ऑल कॉस्ट ऑफ सूट which he had paid in bringing or defending the suit provided that, all costs all costs of suit which he has paid in bringing or defending, in bringing or defending the suit provided that, bringing or defending the suit provided that अब दो इसके ऊपर हम कंडीशन पुट करने वाले हैं। Provided that, number first, he had acted under the authority of indemnifier. He had acted under the authority of indemnifier. Second point है इसका, he acted in such a way as a prudent man would act in his own case. और जो भी उसने केस को, अपने केस को कोर्ट में लेकर आने के लिए या डिफेंड करने के लिए जो भी उसने डिसीजन लिए हैं, वो कोई भी समझदार आदमी ऐसी सिचुएशन में लेता। He acted in such a way, in such a way as a prudent man would act in his own case. In his own case. और जो भी खर्चा हुआ सूट में, और
वो फैसला किसका था? वो फैसला था इंडेमनिटी होल्डर का। तो जो भी खर्चा उसने किया, एक समझदार आदमी ऐसी सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक वैसा ही फैसला लेता जैसा इंडेमनिटी होल्डर ने लिया है। यानी वो कॉस्ट जस्टिफाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द कॉस्ट इंकर्ड बाय द इंडेमनिटी होल्डर मस्ट बी जस्टिफाइड। ठीक है। तो तीसरी बात, और एक किसी भी केस में क्या खर्चा आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है, डैमेजेस हमने कवर कर लिया, कोर्ट की फीस हमने कवर कर ली, और या फिर हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ पैसा देना पड़े। सम पेड फॉर compromising suit. All sums, all sums compromise किया, यानी पार्टीज टू डिस्प्यूट ने आपस में समझौता कर लिया है कि ठीक है भाई, हम केस में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे और कोर्ट के बाहर ही हम समझौता कर लेते हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, एक पार्टी एक रीजनेबल क्लेम दूसरी पार्टी को दे देगी और दूसरी पार्टी अपना केस वापस ले लेगी, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। तो ऑल सम्स विच ही का मतलब इंडेमनिटी होल्डर, all sums which indemnity holder may have paid under the terms of any compromise of any such suit। लेकिन कॉम्प्रोमाइज के ऊपर भी कुछ कंडीशंस हम लगाएंगे, और पहले इसे लिखते हैं अच्छे से। all sums which he may be compelled, he may कह सकते हैं paid under the terms of any compromise, the terms of any compromise। ठीक है बेटा। there are two conditions there are two conditions on this point। आइए उन दोनों कंडीशंस को यहाँ पर एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करें। there are two conditions। first is compromise was not contrary to the instructions of the indemnifier। जो कॉम्प्रोमाइज किया है, इंडेमनीफायर ने आपको कहा था कि आपको केस एंड तक लड़ना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया, जो समझौता किया, was not against the instructions of indemnifier। यानी जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया वो इंडेमनीफायर के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए,
अगर वो अगेंस्ट है तो इंडेमनीफायर पे नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज वाज under the authority of the promisor। प्रोमिसर की अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। तो ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट, ऑल सम्स। तो सेक्शन 125 की बात हम करें तो आपने याद रखना है बेटा, सेक्शन 125 को याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, DCS, all damages which he may be compelled to pay in any suit, all cost which he has paid in bringing or defending the suit, all sums which he may have paid under the terms of compromise। तो DCS को याद रखना है बेटा, DCS इज द, है ना। तो एक मेमोरी टिप दी है आपको याद रखने के लिए, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट, ऑल सम्स, जो इंडेमनिटी होल्डर को पे करने पड़े अंडर एनी सूट ऑन विच प्रोमिस ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज। ये बात याद रखनी है, ऑन विच प्रोमिस ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज। तो सेक्शन 125 आपको, अब हमने यहाँ पे एक चीज देखनी है बेटा। तो इंडेमनिटी की डेफिनेशन हमने देखी, एक बार इंडेमनिटी वाले कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। सेक्शन 124 में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or the conduct of any other person is called contract of indemnity। तो इंडेमनिटी की डेफिनेशन हमने नोट करी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है उसे लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देखोगे तो एग्जाम्पल ये है, a contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of certain money, ठीक है। तो यहाँ पे टेक की जगह ब्रिंग वर्ड लिख लीजिए, which may C may bring against B in respect of certain money। तो प्रोमिस की हमने डेफिनेशन देखी, इस डेफिनेशन में लॉस की रिकवरी की बात करी है। तो लॉस कैसे कैसे हो सकता है पर्सन को, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ लॉस। तो इसमें हर तरह के लॉस को कवर नहीं किया गया है, इसमें प्रोमिजर की वजह से जो प्रोमिजी को लॉस हुआ उसे कवर किया गया है, ठीक है। और इसमें थर्ड पर्सन की वजह से जो प्रोमिजी को लॉस हुआ उसे कवर किया गया है, यानी हर टाइप के लॉस को कवर नहीं किया गया अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से स्टडी करेंगे तो। चलिए, अब जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, आप ध्यान रखना बेटा, जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है दो हैं इसमें, एक इंडेमनीफायर जो प्रोमिजर है, एक इंडेमनिटी होल्डर जो प्रोमिसी है। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर एसेंशियल्स में, एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा बाकी सभी एसेंशियल एलिमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे सेक्शन 10, 29, 56 मस्ट बी कंप्लाइड विद। और इसमें प्रोमिसी का लॉस होना चाहिए और उस लॉस को ठीक करने का प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके बाद हमने राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर पढ़े हैं अभी सेक्शन 125 के अंदर। तो DCS, all damages which he may be compelled to pay in any suit, all cost of suit which he has paid in bringing or defending the suit, all sums which he may have paid under the terms of compromise. So these are all rights of indemnity holder.